नमस्कार दगड़ियों। पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज़। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का समापन हो गया, नतीजे आ गए। नतीजे किसी को खुश करने वाले थे, किसी को गम में डुबोने वाले थे, और ऐसे में कहीं जश्न का माहौल तो कहीं चिंतन का माहौल। लेकिन एक तस्वीर पंचायत चुनाव के दौरान निकल कर आई, वो ये कि इस पंचायत चुनाव ने मतदाताओं ने सियासी दलों को हैप्पी हैप्पी कर दिया। जहाँ बीजेपी भी खुश, कांग्रेस भी खुश। अब इनका जश्न तो यही कह रहा है कि दोनों खुश हैं, दोनों की बल्ले बल्ले है। लेकिन आंकड़े क्या कह रहे हैं, वाकई में सच्चाई क्या है? बीजेपी वालों को ज़्यादा सीटें मिली हैं, उनके समर्थित ज़्यादा जीते हैं, या कांग्रेस वाले ज़्यादा जीते हैं? ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और एक बहुत बड़ी बात ये कि कई बीजेपी के बड़े बड़े लोग, जिनका तमगा बड़ा था, बड़े नेता थे, उनके अपने लोग हार गए। ऐसी तस्वीर भी देखने को मिली। अजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, पंचायत चुनाव के नतीजे कई रंग लेकर आए हैं। आप शुरुआत जो जनता कंफ्यूज है उसको लेकर मैं करने जा रहा हूं कि बीजेपी की जश्न की तस्वीरें हमने देखी। बीजेपी मुख्यालय में खजानदास आए, उन्होंने खूब उत्साह से कहा कि हाँ बेहतर प्रदर्शन किया। और इधर कांग्रेस मुख्यालय में करण मेहरा के नेतृत्व में देखा कि मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। वो कह रहे थे हमने बेहतर किया, वो कह रहे हैं हमने बेहतर किया। बेहतर किसने किया इस चुनाव में, जनता जानना चाहती है। बिल्कुल पंकज, अगर उत्तराखंड पंचायत चुनाव की बात की जाए तो पहले चरण में जहां 68% वोट हुआ था, तो दूसरे चरण में वो वोट प्रतिशत 70% को क्रॉस कर गया। साफ था कि आम जनता में रुझान था मतदान को लेकर, और इसके नतीजे भी निकलकर सामने आए। जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है उसी तरह से बम्पर नतीजे रहे, और सीधे तौर पर भाजपा भी इसमें खुश नजर आई तो कांग्रेस भी। लेकिन जो बड़ी बात यह है कि जो उत्तराखंड भाजपा के बड़े चेहरे थे, उसमें कई सिटिंग विधायक हैं, कई पूर्व मंत्री विधायक हैं, उनके पारिवारिक जन तक चुनाव हार गए हैं। तो ऐसे में कैसे भाजपा अपने आप को जीता हुआ साबित करना चाह रही है? हालांकि जो तस्वीरें हैं, भाजपा मुख्यालय में जश्न का माहौल था, मिठाई बांटी गई, आतिशबाजी वहां पर की गई है। इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस में इतने जोर शोर के साथ आतिशबाजी नहीं की गई, ना ही वहां पर इतना खुशी का माहौल था। केवल प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के साथ देहरादून महानगर अध्यक्ष और तमाम अन्य बमुश्किल 15 से 20 लोग वहां पर शामिल थे, उन्होंने ही आपस में मिठाई बांटकर सेलिब्रेट किया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें तमाम भाजपा के उन बड़े चेहरों को गिनाया गया है जिनके परिजन इस चुनाव को हारे हैं। लेकिन कांग्रेस तो अपनी लिस्ट जारी कर चुके हैं। वहीं भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा के सिटिंग विधायक है खजानदास, पार्टी प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा चुनाव जीती है और पूरा भगवामय हुआ है उत्तराखंड। लेकिन अब जो निकलकर आंकड़े आ रहे हैं, प्रधान बीडीसी की अगर बात की जाए तो कोई भी समर्थित उम्मीदवार नहीं होता है। ऐसे में वो किसकी तरफ जाएंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर जिला पंचायत सदस्यों की बात की जाए तो अगर हम देहरादून से ही शुरुआत करें तो 30 यहाँ पर सदस्य हैं जिला पंचायत के, जिसमें जो कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक जो जानकारी दी जा रही है, या कांग्रेस का जो फेसबुक पेज है उस पर जो पार्टी वो फोटोज जो शो की जा रही है, उसमें लगभग 15 से ज्यादा कांग्रेस के यहाँ पर सदस्य जीते हैं। तो साफ है कि आधा से ज्यादा कांग्रेस देहरादून में जीत चुकी है। और अगर अन्य जनपदों की बात की जाए तो टोटल 12 जनपदों में मतदान हुआ है। वहां की तस्वीरें, वहां की जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जो फोटोएं सर्कुलेट हो रही हैं, उसमें तमाम कांग्रेस के ऐसे चेहरे हैं जो जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उसमें कुछ चेहरे भाजपा के भी हैं, लेकिन अब भाजपा उसको कितना अपने में साबित कर पाती है, या कितना इन चीजों को सही तरीके से भाजपा मय बनने की बात कहती है, इसका भी इंतजार रहेगा। जी अजीत, क्या कुछ चेहरों का जिक्र कर सकते हैं जो इस चुनाव में जिनके परिजन या जिनके लोग जिनका वो समर्थन कर रहे थे, उनकी हार हुई और वो हार अब चर्चा का विषय बनी है? हार इसलिए भी चर्चा का विषय बनी है कि उनकी साख का सवाल है, और चुनाव विधानसभा का नज़दीक है। अगला चुनाव में उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी की बात हो या दिलीप रावत की बात हो, उनकी पत्नी हार गई, उनकी पत्नी हार गई, सरिता आर्या के बेटे हार गए, और वो हारे किससे? जो कांग्रेस से वो आई थी और कांग्रेस वालों ने हरा दिया। तो इन लोगों का थोड़ा जिक्र हो सकता है, ऐसा क्यों हुआ, इनको क्यों नकार रही है जनता? बिल्कुल आपने ठीक कहा पंकज। अगर भाजपा के अंदर जो सबसे ज्यादा चर्चा है, या पूरे प्रदेश में जो सबसे ज्यादा चर्चा है, वो भाजपा के ही लेंसीडॉन विधायक दिलीप रावत की है, जिनकी धर्मपत्नी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हारी है। और इससे पहले हालिया जो नगर निगम के चुनाव हुए थे उसमें भी वो चुनाव हारी थी। तो ऐसे में लोग अब आलोचना कर रहे हैं कि आप आखिर क्यों अपनी ही पत्नी को बार बार आगे कर रहे हैं। नगर निगम के चुनाव में आपने उतारा, वहां वो चुनाव हारी, अब जिला पंचायत के चुनाव में उतारा, वहां वो हार चुकी है। इसके अलावा पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी की अगर बात की जाए तो उनकी धर्मपत्नी निर्वतमान जिला पंचायत अध्यक्ष चमोली, वो रानो सीट से चुनाव हारी है और उनको पूर्व फौजी ने हरा है। अगर भाजपा की चमोली में बात की जाए तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट का ये गढ़ है, गृह जनपद है उनका, और यहाँ से वो विधायक भी रहे हैं।
ऐसे में अगर उनकी पार्टी के नेता चुनाव हार जाते हैं तो एक बड़ी बात है। इसी रानो सीट से भाजपा के ही जिला अध्यक्ष भी चुनाव लड़ रहे थे। साथ आके प्रतिद्वंद था राजेंद्र भंडारी, जो कांग्रेस छोड़कर ठीक लोकसभा चुनाव में भाजपा में शामिल हुए थे, और मौजूदा जो जिला अध्यक्ष हैं उनके बाद तो इन दोनों ने ही चुनाव लड़ा, लेकिन हराया तीसरे ने है। पूर्व फौजी वहां पर जीते हैं। जो भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं वो चौथे नंबर पर रहे हैं, और जो निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षा हैं रजनी भंडारी, ये दूसरे नंबर पर रही है। तो साफ है किस तरह की तस्वीरें पूरे प्रदेश से सामने आ रही है। नैनीताल की बात की जाए तो बीजेपी से विधायक हैं सरिता आर्या, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई थी, उनके बेटे चुनाव हार गए हैं। सल्ट से विधायक हैं सुरेश जीना, उनके परिजन चुनाव हारे हैं। इसी तरह पूर्व विधायक है मालचंद, उनकी बेटी की बात आ रही है कि वो बीडीसी का चुनाव हारी है। शक्तिलाल शाह जो घनसाली से भाजपा के विधायक हैं, उनके दामाद की बात आ रही है कि वो चुनाव हारे हैं। तो इस तरह से कई चेहरे हैं जो बड़े नाम थे उत्तराखंड की सियासत के, उनके परिजन चुनाव हारे हैं। तो कहीं ना कहीं एक चिंतन मनन का जरूर सवाल बन चुका है कि 2027 विधानसभा चुनाव के लिए इसको पूरी तरह से सेमीफाइनल बताया जा रहा था, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो चाहे भाजपा की तरफ से हो। लेकिन जो अब नतीजे हैं वो पूरी तरह से ना तो कांग्रेस को खुश कर पा रहे हैं और ना ही वो बीजेपी को खुश कर पा रहे हैं। इनके टिकट को लेकर भी सवाल है, ऐसे लोगों को क्या टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि जो अपने लोगों को जिता नहीं पाए जनता ने, उनके लोगों यानी कि उनके लोगों का मतलब सीधे उनसे है। अगर वो उनका साथ नहीं दिया है तो आगे कैसे साथ देंगे। और ये लोग, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, और एक अब जब से राजेंद्र भंडारी की बात करें तो ऐसा लगता है कि जब से उन्होंने दल बदल किया है तब से उनके तारे गर्दिश में ही चल रहे हैं। कुछ ऐसा लगता है कुछ अच्छा नहीं हो रहा, क्यों, क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर कांग्रेस की तरफ से जो सूची जारी की गई है उसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी का जिक्र है कि उनके धर्मपत्नी रानो सीट से हारी है, और इसी में एक बड़ी बात और एक बड़ी लाइन और जुड़ी गई है कि रातों रात इन्होंने नाइट सूट में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया था। ये एक बड़ा बयान है जो कांग्रेस की तरफ से आया है। इसके अलावा तमाम अगर अन्य चेहरों की बात की जाए, आपने बिल्कुल सही कहा, जब 2027 के चुनाव का टिकट वितरण शुरू होगा तो पुराना रिपोर्ट कार्ड जरूर खंगाला जाएगा। उसमें चाहे निकाय चुनाव हो, पुराने विधानसभा लोकसभा चुनाव में आपकी मेहनत हो, या फिर हालिया जो अभी पंचायत चुनाव हुए हैं इनकी बात हो, तमाम चीजों का रिपोर्ट कार्ड जरूर देखा जाएगा कि ग्राउंड लेवल पर आपने काम कैसे किया। आप जनता के बीच वोट मांगने तो जाएंगे, लेकिन जिस जनता ने आपको वोट देना है वही आपके पक्ष में नहीं खड़ी है, तो फिर कैसे आप आम जनता के बीच जाएंगे। क्योंकि सीधी सी बात है, ग्रास रूट पर अगर काम करता है तो वो यही कार्यकर्ता होता है जो प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत के तौर पर चुनकर आता है या इनको जिताने का काम करता है। अगर आप विधायक के तौर पर टिकट मांगते हैं, उसके बाद जनता से वोट मांगने जाते हैं, तो उनके बीच में आपको लेके जाने वाले यही लोग हैं। तो सीधी सी बात है कि आपको जवाब देना होगा, और जब रिपोर्ट कार्ड की बात होगी तो उसमें भी इन चीजों को जरूर लिखा जाएगा। जी, जरूर लिखा जाएगा। एक और चीज़ जो इस चुनाव में देखने को मिली, अजीत, लोग तो आकलन कर रहे हैं, अब हालांकि सियासी लोग जाने, वो मनाए जश्न, मिठाई खिलाए, लेकिन जनता जो करना चाहेगी वो करके दिखाएगी विधानसभा चुनाव में भी। इस चुनाव में युवाओं का दबदबा देखने को मिला। हम जब चुनाव चल रहा था तो बात कर रहे थे कि देखिए कितनी उम्मीदवारी युवाओं की हैं, कितनी महिलाओं की हैं। महिलाओं में भी वो बच्चियां हैं जो भी कॉलेज कर रही हैं, वो लड़के हैं जो भी कॉलेज कर रहे हैं। और एक प्रियंका नेगी का नाम सामने आया चमोली से, एक चौखुटिया से एक लड़की का नाम सामने आया, विनीता है या अनीता कुछ नाम है। वो 21 साल की महज हैं और उन्होंने चुनाव जीता है। ग्राम प्रधान का प्रियंका ने जीता है, बीटीसी का चुनाव उन्होंने जीता है। अब देखिए, पहले ही कहा जाता था, आप तो बहुत समय से राजनीति को कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, कि अनुभव होना चाहिए और जानकारी होनी चाहिए। अब ऐसे युवाओं के कंधों पर जिम्मेदारी डाल दी गई है। ये जिम्मेदारियां संभालने में कितने कामयाब हो पाएंगे, क्या लगता है, किस तरीके का, मतलब सोच अच्छी है, जोश है, लेकिन काम कैसा होगा? बिल्कुल आपने ठीक किया, और ये वाजिब सवाल भी है कि राजनीति को परिपक्व और मैच्योर लोगों का पक्ष कहा जाता था, कि यहाँ पर वो लोग आते हैं जो पूरी तरह से समझ रखते हों, मैच्योर हों और राजनीति को भली भांति जानते हों। लेकिन अब जब मतगणना के दौरान हमने कई चेहरों से बात की जो चुनाव जीत कर आए थे, वो कुछ ऐसे भी थे जो सीधे आए, चुनाव लड़ा और जीत गए। जी, जाहिर सी बात है कि चुनाव छोटा होता है। ग्राम प्रधान की अगर बात करें, अगर हम अपनी ही ग्राम सभा की बात करूं, मैं खुद की ग्राम सभा की बात करूं, तो हमारी ग्राम सभा में केवल 490 वोटर थे, जिसमें 300 के लगभग ने वोट डाला और 100 के मार्जिन से जो जीते हैं, निर्वाचित हुए हैं, वो 100 के मार्जिन से हो गए। अब वो किस तरह से 400 लोगों को समझा पाए अपनी बात, या 400 लोगों ने क्या सोच समझकर वोट दिया, तो तमाम ऐसी बातें हैं जो पहाड़ से, तमाम जगह से निकलकर सामने आ रही है। अगर सीधे तौर पर प्रियंका नेगी की बात की जाए, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम से वो जीती हैं, साराकोट से। गैरसैंण का ये ग्राम सभा है और ये मुख्यमंत्री की खुद चुनी हुई ग्राम सभा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी उनको बधाई दी है।
और जाहिर सी बात है कि वो अभी पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई के बाद वो सीधे चुनाव में होती है। हालांकि उनका बैकग्राउंड पूरी तरह से ग्राम सभा का ही रहा है। उनके पिताजी 2 बार के प्रधान रहे हैं और तीसरी बार उन्होंने अपनी बेटी को चुनाव में उतारा, वो जीती भी हैं। और कुछ इसी तरह की तस्वीरें पूरे पहाड़ भर से आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है युवा इसको एक कैरियर के तौर पर देख जरूर रहे हैं कि पॉलिटिक्स में आना है कैरियर के तौर पर। और इसका एक दूसरा पहलू ये भी नजर आता है पंकज कि आज का जमाना एआई का है, डिजिटल का है। तो पुराने लोग, जो पुराने नेता थे, वो इन चीजों में उतना ज्यादा अनुभव नहीं ले पा रहे हैं जितनी नई पीढ़ी है। और इसी का नतीजा जो शायद लगता है कि नए चेहरे चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और वो बेहतर तरीके से जीत भी रहे हैं और दावा भी कर रहा है कि वो आगे आने वाले 5 सालों में या आगे पूरी लाइफ अगर वो पॉलिटिक्स करते हैं तो उसमें बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जी, अच्छा है। पहाड़ के लिए नई चीज़ ये है, ऐसा लग रहा है कि पंचायत चुनाव के ज़रिए एक नई इबारत युवाओं के द्वारा लिखने की कोशिश की गई, महिलाओं के द्वारा लिखने की कोशिश की गई। अच्छी बात है, युवा आगे आए। वैसे अब बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, लोग तो तंज भी कस रहे हैं, बोले रोज़गार नहीं है, कुछ नहीं है, तो प्रधानी का ही चुनाव लड़ ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ तो होगा, चलिए इलाके का भला कर पाएंगे, कुछ फंड आएगा, कहीं लगाया जाएगा। इस चुनाव में अब द्विदलीय प्रणाली उत्तराखंड में है, तो हम सभी जानते हैं, यूकेडी हमारी अपनी क्षेत्रीय पार्टी, उसका तो हाल क्या है वो भी देखा ही है। जब बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में जिस हिसाब से इस चुनाव में उसकी सीटें आई या जो भी देखने को मिला, जो आंकड़े बता रहे हैं कि बेहतर प्रदर्शन है, ये कितना कांग्रेस की कन्फ्यूजन को दूर करने वाला प्रदर्शन है और कितना कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा आगामी चुनाव को लेकर? क्योंकि सीधे तौर पर तो कांग्रेस उस तरह की उसमें उत्साह में नहीं दिखाई दे रही है जैसा होना चाहिए था, और वो कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि खूब जोश के साथ। बीजेपी का तो कल्चर रहा है भाई, इतना जोर लगाओ कि आदमी कैसे ना कैसे धक्का लगी जाएगा उसको। तो कांग्रेस के नज़रिए से कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल पंकज, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो निकाय चुनाव में भी कांग्रेस ने कुछ इसी तरह के दावे किए थे कि हमने भाजपा को पटखनी देने का काम किया, सत्ताधारी दल है। लेकिन जब चुनाव के बाद की बात है तो बीजेपी का जोश हाई होता चला गया और कांग्रेस का जोश धीरे धीरे डाउन होता चला गया। और कुछ इसी तरह की बातें अब भी निकल कर सामने आ रही। और सबसे बड़ी जो तस्वीर है वो तय करेगी जिला पंचायत अध्यक्ष कहाँ पे और किसके निर्वाचित होते हैं, क्योंकि अभी कोई भी आरक्षण यहाँ पर जारी नहीं किया गया है जिला पंचायत सीटों को लेकर। 12 के 12 जनपदों में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है। सीधे तौर पर सदस्य जीत चुके हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि उनके चेहरे ज्यादा हैं, तो बीजेपी का अपना दावा है। लेकिन अब सब कुछ तय करेगा कि जिला पंचायत अध्यक्ष किसका तय होता है, क्योंकि भाजपा सीधे तौर पर तय कर चुकी है कि 12 के 12 सीटों पर उनके ही अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले हैं। अब कांग्रेस इसमें से कितना संभाल कर रख पाती है अपने लोगों को, क्योंकि एक समर्थित उम्मीदवार का देना जरूरी है, लेकिन सिंबल पे कोई नहीं जीता है, ये सीधी सी बात है। तो अब वो चुनाव का जब आरक्षण तय होता है तो उसमें वो किसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। एक जो अफवाह कहें या सुगबुगाहट कहें, ये भी होने लगी है, जो जीते हुए जिला पंचायत सदस्य हैं उनके फोन स्विच ऑफ होने लगे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर स्विच ऑफ होने लगे हैं तो वो किसके पक्ष में है या किसके पास जाकर वो रुके हुए हैं, ये तमाम तरह। हालांकि अभी अफवाहें हैं। एक सवाल का जवाब और दीजिएगा, आप तक वो जानकारी पहुंची। एक मेरे फेसबुक पर काफ़ी वरिष्ठ प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, त्रिलोचन भट्ट जी, वो आते रहते हैं लाइव। तो मैं देख रहा था कल शाम को, उन्होंने कहा कि अचानक से ऐसी खबर आई, कुछ एक तस्वीर उन्होंने दिखाई कि जिसमें उम्मीदवारों को बस दबोचा जा रहा है, जो जीत कर आए उनको पकड़ा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है, उन्होंने कहा, ये उनके शब्दों को रखता हूँ, कि भाई 25-25 लाख रुपए का ऑफ़र दिया जा रहा है, चाहे वो आपका ब्लॉक प्रमुख हो, क्योंकि ब्लॉक में भी क्षेत्र पंचायत सदस्य तो अब चुनेंगे अपना कोई वो, या फिर वो जिला पंचायत अध्यक्ष हो, इन दोनों के लिए ऑफरिंग शुरू हो गई है, पैसा दिया जा रहा है। अब जो आदमी इतना पैसा अपने को वहाँ तक बैठाने के लिए दे सकता है, वो क्या कुछ नहीं कर सकता? क्या ऐसी कोई खबर है? ऐसा होता है वैसे, लेकिन अभी कुछ है? बिल्कुल पंकज, इस तरह की ऑफिशियल या अनऑफिशियल खबर हम तक नहीं पहुंची है। इतना जरूर है कि फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया के माध्यमों पे ये चीजें जरूर चल रही हैं कि अब इनकी तोड़फोड़ की राजनीति शुरू होगी कि कौन किसके पक्ष में खड़ा होता है। लेकिन कौन कितना ऑफर कर रहा है या किसको किसी ने दबोचा है, इस तरह के ना तो फुटेज हम तक पहुंचे हैं कि कैप्चर करने वाली बात आई हो, ना किसी ने अपनी बात रखी है कि मुझको इतने रुपए का ऑफर दिया गया कि आप हमारे साथ खड़े हो जाइए। हालांकि इतना जरूर है कि अब जब जिला पंचायत के सदस्यों के और बीडीसी जो सीधे ब्लॉक के जो निर्वाचित हुए हैं वो लोग सामने आने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं बात ये बातें भी चलने लगेगी कि फला व्यक्ति किसके पक्ष का है, फला व्यक्ति किसके पक्ष का है, क्योंकि सीधे तौर पर जिला पंचायत सदस्यों पर ही भाजपा और कांग्रेस डोरे डालने का काम करेगी।
बीजेपी पहले ही चुनाव से दावा कर चुकी थी कि सभी ब्लॉकों में, सभी जिला पंचायतों में और सभी प्रधानों पर उनके लोग आएंगे, लेकिन नतीजे सबके सामने आ चुके हैं कि दोनों को ही 50-50 ही कह सकते हैं कि इस तरह की यहाँ पर मार्जिन मिलता हुआ नजर आया है। लेकिन सीधे तौर पर अब जो जिला पंचायत अध्यक्षों को लेकर यहाँ पर नामांकन निर्वाचन होगा, उसमें किसका पलड़ा भारी होता है, ये सबसे बड़ी बात होगी। अजीत, आपने एक आरक्षण का जिक्र बीच में किया था, मैं उसका बात करना भूल गया। एक सवाल था, ये आरक्षण वाला मसला अभी तक लटका क्यों है? क्योंकि अब तो नतीजे भी आ गए, ऐसा तो स्थिति साफ होनी चाहिए था ना। अब आदमी को असमंजस में अभी तक रखा गया, ऐसा क्यों? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है पंकज। कल भी जब मतगणना हो रही थी तो तभी एक सत्ताधारी दल के बड़े विधायक से हमने इस मसले पर बातचीत की थी। उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये बात भी कही थी कि जो भी आरक्षण होता है जिला पंचायत अध्यक्षों का, वो नामांकन या चुनाव प्रक्रिया के दौरान ही क्लियर कर दिया जाता है। लेकिन अभी तक भी ये चीजें क्लियर नहीं हुई हैं, तो एक कहीं ना कहीं इनके पीछे कई सवाल, कई जवाब छुपे हुए हैं कि आप क्या इंतजार कर रहे हैं कि पलड़ा किसका भारी बैठता है, किस पार्टी के लोग या किससे जुड़े हुए लोग यहाँ पर ज्यादा निकलकर सामने आते हैं, तब उसके बाद आरक्षण तय किया जाएगा। तो तमाम तरह के सवाल हैं, इसका जवाब राज्य निर्वाचन आयोग ही बेहतर दे सकता है। लेकिन अभी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से भी कोई क्लेरिफिकेशन या कोई ऑफिशियली डिक्लेरेशन नहीं आया है कि आरक्षण किस तरह का इन 12 जनपदों में तय किया गया है। अब सांसें तो राज्य निर्वाचन आयोग की भी फूली होंगी अजीत, क्योंकि इसे ये चुनाव होने वाला ही था, उससे पहले ही कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। अब वो जो कोर्ट का वर्डिक्ट है वो भी भूले नहीं होंगे निर्वाचन वाले कि भैया इस पर बात होगी, और जो जीत के आए होंगे तो उनका क्या होगा, ये भी एक मसला है। इसको लेकर कोई जानकारी निकल पा रही कि कौन जीता है, क्योंकि कई लोग ऐसे थे जो दोनों जगह से थे। तो कुछ है ऐसा मसला भी, इसका क्या अपडेट है? बिल्कुल पंकज, अभी इस तरह की जानकारी नहीं आई है कि कौन डबल जो जगह के मतदाता थे वो जीते हैं, लेकिन इसके पीछे भी जरूर वो लोग लग चुके हैं जो चुनाव हारे हैं। वो चीजें तलाश रहे हैं कि अगला व्यक्ति अगर जीता है तो कहीं ये 2 जगह का मतदाता तो नहीं है, या इसके खिलाफ कोई क्रिमिनल ऑफेंस या क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा है। तमाम तरह की चीजें अब हार जीत को लेकर तलाशी जा रही हैं। और सीधे तौर पर अभी तो कई स्थानों पर सुनने में आया कि मतगणना जारी है, क्योंकि कई बड़ी जगहें थी वहां पर चल भी रही हैं। तो ऑफिशियली जब तक आचार संहिता हटाई नहीं जाती या राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियली डिक्लेरेशन नहीं आता है कि चुनाव संपन्न हो गए हैं और इतने लोग निर्वाचित हुए हैं, उसके बाद ही ये चीजें भी निकलकर सामने आने लगे कि डबल मतदाताओं का क्या होगा, जिनके खिलाफ कोर्ट केसेस हो रखे हैं या जो कोर्ट में गए हैं लोग कि ये फला व्यक्ति नगर निगम का भी मतदाता है और अब ग्राम पंचायत का भी चुनाव लड़ रहा है। तो तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो राज्य निर्वाचन आयोग के स्पष्टीकरण या उनकी तरफ से चुनाव संपन्न होने की बात के बाद निकलकर सामने आएंगी। चलिए अजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। फिर कोई नई जानकारी के लिए आपके पास हम ज़रूर आएंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। आप सभी का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।